लोग आर्टिकल 32 देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 32 बेसिकली क्या है ना कि ये एक राइट देता है, उस राइट का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब है? हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली दो टाइप का राइट है, ठीक है। एक टाइप का राइट है जो कि पार्ट 3 में है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में। और दूसरा कैटेगरी होता है अदर राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कि पार्ट 3 में नहीं, ठीक है। पहला कैटेगरी क्या है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, दूसरा क्या है? अदर राइट्स। मतलब कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट है लेकिन पार्ट 3 में नहीं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, तुमसे अगर कोई पूछे कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए ये है राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो तुमको बोलना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? क्योंकि ये आर्टिकल 300 कैपिटल ए जो है ना, एक 12 से 35 के बीच में नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये फंडामेंटल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला बात ये फंडामेंटल राइट इसलिए है क्योंकि ये 12 से 35 के बीच में है, और दूसरा बात है कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि पार्ट 3 भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये आर्टिकल 32 क्या हो गया? फंडामेंटल राइट भी हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हुआ। लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल जैसे कि 300 या फिर तुमको बोल दिया कि आर्टिकल 325 ये राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज है, वोट करने का अधिकार जो है आर्टिकल 325 से। तो ये अगर पूछा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है, तुम तो क्या बोलते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ऐसा कोई भी अधिकार जो 12 से 35 के बीच में दिया गया है ना, उसका अगर तेरा हनन होता है तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसका रिट्रेसल के लिए। जैसे कि मान लो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये तुमको अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच का अधिकार तुमको कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 19 से। अब आर्टिकल 19 मान लो कि तुम कुछ बोला, ठीक है, जैसे अभी नुपुर शर्मा केस बहुत फेमस चल रहा है कि नुपुर शर्मा कुछ बोल दी है, हमको नहीं पता क्या बोली, कुछ बोली है जो प्रॉफेट मोहम्मद का कुछ इंसिडेंट रिमार्क्स उसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसका बोलने से उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगा, उसको हो सकता है कि अरेस्ट कर ले, नहीं किया अभी तक, तो अभी तक उसको बोल दे सकते हैं कि करना सही है कि गलत है। अगर मान लो कि वो लॉ का हिसाब से वो कुछ बोली हो गलत नहीं है, और अगर उसको पुलिस अरेस्ट करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है रिड्रेसल के लिए। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19 कहाँ पे है? 12 से 35 के बीच में, ठीक है। अगर कोई मान लो कि तेरा राइट टू प्रॉपर्टी, हम लोग का बुलडोजर बाबा जो यूपी में मतलब क्या हो रहा है, घर तोड़ दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है? बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी का हनन है, ठीक है ना। तो अगर तुमको इसका खिलाफ अगर कोई दिक्कत है ना, तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, तुमको बाई वे ऑफ अपील जाना होगा सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए तुम हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है डायरेक्टली। हम ऐसा नहीं बोल रहे नहीं जा सकते, हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टली नहीं जा सकते। तुम हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से जो फैसला आया अगर उससे तुम सहमत नहीं है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और अपील तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लेकिन अगर आर्टिकल 19 का वॉलेशन हो रहा है तो तुमको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये ऐसा आर्टिकल 32 बोल रहा है, ठीक है। बेसिक समरी है आर्टिकल 32 का, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का अगर वॉलेशन होता है तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फंडामेंटल राइट क्या है? ऐसा कोई भी राइट्स जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया वो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है कि भाई ऐसा कोई भी राइट जो तुम्हारा 12 से 35 से बाहर है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं, फिर अदर राइट्स बोलते हैं। दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और जो अदर राइट्स है फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका वॉलेशन के लिए तुमको हाई कोर्ट जाना है, बाय वे ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट जाना है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक। अब ये समझने के बाद तुमको ये जानना होगा कि
अगर जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए क्या करेगा? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट इशू करता है। सवाल कभी कभी ये बन क्या रहता है कि रिट का प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में है। ठीक है, रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब होता है स्पेशल कमांड। ठीक है, एक स्पेशल तरह का कमांड दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्पेशल कमांड क्यों दिया है? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, इसलिए स्पेशल कमांड देता है। ठीक है, ये जो रिट होता है ना, ये 5 केस में लागू किया जा सकता है। ध्यान देना, 5 केस में। पहला केस क्या हो गया? इलीगल अरेस्ट डिटेंशन। अब ये बात समझना जरूरी क्या है इसमें कि हम लोग का इंडिया में रूल ऑफ लॉ है एज पर आर्टिकल 14। ठीक है, तो तुम बिना कोई लॉ का बेसिस अगर कोई तुम ऐसा क्राइम किया, ठीक है, जिसके लिए इंडिया में लॉ नहीं है, तो तुमको पनिश नहीं किया जा सकता है। क्लासिक एग्जांपल क्या है कि 1990s में ना अजहरुद्दीन के ऊपर एक चार्ज लगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच फिक्स किया था। ठीक है, तो लेकिन उसको कोई पनिशमेंट उस समय नहीं मिला। पनिशमेंट क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय जब वो मैच फिक्सिंग का चार्ज उसके ऊपर लगा ना, तो उस समय इंडिया में ऐसा कोई लॉ था ही नहीं ना कि मैच फिक्सिंग को पनिश किया जा सके। तो अजहरुद्दीन को कोर्ट ऑफ लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं मिला। उसका क्या कारण था? क्योंकि लॉ नहीं था। अगर उस समय उसको पुलिस उठा के अंदर कर देता ना कि भाई तुम मैच फिक्स किया, तुमको हम अंदर करेंगे, जबकि लॉ नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलीगल अरेस्ट। इलीगल अरेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है भाई, ऐसा कोई लॉ अगर नहीं है तो तुम्हारा अरेस्ट करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है अरेस्ट करने के लिए, तुमको फिर भी अरेस्ट किया है तो इलीगल अरेस्ट होगा। इलीगल अरेस्ट होगा। मान लो कि तुम भाई एक तो नॉन वेजिटेरियन आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे तुम कोई ऐसा कोई जानवर, जैसे कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 मिल्क एनिमल्स का स्लॉटर को मना करता है। आर्टिकल 48 इसको प्रोहिबिट करता है डीपीएसपी का। मिल्क एनिमल्स मतलब कि जैसा कोई भी जानवर जो दूध देता है उसको तुम स्लॉटर नहीं कर सकता। उसका बेसिस पे हम लोग यूपी या फिर बहुत सारी जगह में देखते हैं गाय काउ स्लॉटर का बैन लगा हुआ है। लेकिन मान लो कि अब स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाया काउ स्लॉटर को बैन किया, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए एज्यूम करो कि झारखंड में काउ स्लॉटर के ऊपर बैन नहीं है, ठीक है, तुम बीफ बेच रहा है, तुमको पुलिस अरेस्ट कर लिया, तो कौन सा अरेस्ट होगा? इलीगल अरेस्ट। इलीगल अरेस्ट क्या होगा? क्योंकि उसका बैन के लिए कोई लॉ बना ही नहीं है यहाँ पे। अगर लॉ बन गया उसके बाद तुमको अरेस्ट करता तो इलीगल अरेस्ट नहीं होगा, लीगल अरेस्ट होगा। लेकिन अगर लॉ नहीं है उसका बिना तुमको अरेस्ट करा तो इलीगल अरेस्ट है, ठीक है। अब डिटेंशन क्या चीज़ है? डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि चलो अभी जो लॉ बनाया ना उसका सजा है भाई 3 मंथ का, ठीक है, और पुलिस स्टेशन में तुमको 6 महीने से रखा हुआ है, तो ये क्या सही है क्या? नहीं। 3 महीने का सजा अगर लॉ प्रिस्क्राइब किया है ना तो तुमको 3 ही महीना जेल में रख सकता है भाई, 6 महीने जेल में नहीं रख सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिटेंशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा ना वो रिट रहता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। पहला सिचुएशन क्या हो गया? इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन। रिट कौन सा इशू होगा? हेबियस कॉर्पस का, ठीक है। अब दूसरा बात समझो। दूसरा है लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग विदाउट पावर। रिट होगा वही डिसीजन का। बात समझो। लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग विदाउट पावर, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो जो एग्जाम्पल ले रहे हो प्योरली बस तुमको समझाने के लिए, ठीक है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं रहे, बस तुमको समझना है वो बात, ठीक है।
मान लो दो स्टेट है, बिहार एक जगह और एक जगह है उड़ीसा, ठीक, क्योंकि फैक्चुअली करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है, बस तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड है, जमीन है, ठीक है, ये जमीन क्या है, ये डिस्प्यूटेड है, बिहार इसको क्लेम कर रहा है कि मेरा है, उड़ीसा बोल रहा है मेरा है। तो ये जो डिस्प्यूट है बिहार और उड़ीसा के बीच में, तो कौन सा कोर्ट में जाएगा? बिहार का हाई कोर्ट में जाएगा या उड़ीसा का हाई कोर्ट में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ये केस बिहार हाई कोर्ट में चल गया या फिर उड़ीसा हाई कोर्ट में चल गया और बिहार या उड़ीसा हाई कोर्ट इसका ऊपर सुनवाई स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको ऑर्डर देगा क्या क्या, प्रोहिबिशन, कि भाई रुको, ये जो दो यूनिट है ना बिहार और उड़ीसा, ये इंडिया का फेडरेशन का पार्ट है, और इंडिया का फेडरेशन का यूनिट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना तो उसको सॉल्व करने का पावर बस सुप्रीम कोर्ट का पास है अंडर आर्टिकल 131, ठीक। बात ध्यान देना, यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये वर्ड है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब क्या हुआ कि बस अभी सुनवाई बस स्टार्ट किया है, ऑर्डर पास नहीं किया है, ठीक है ना। बिहार उड़ीसा का अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो केस हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट सुनवाई करना स्टार्ट कर दिया, फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट कौन सा ऑर्डर देगा, प्रोहिबिशन का। लेकिन तीसरा केस इसमें क्या हो जाता है कि अगर मान लो कि इस केस में ना बिहार या उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है ना, सुनवाई तो स्टार्ट हुआ और वो जो मामला था सुप्रीम कोर्ट को नोटिस में आया नहीं, और बिहार का हाई कोर्ट फैसला सुना भी दिया कि भाई ये जो जमीन है वो बिहार को बिलोंग करता है, ठीक है। तब ये तो भाई गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट गया ना। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली आर्टिकल 131 क्या बोल रहा है कि जो फेडरल यूनिट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131। लेकिन यहाँ पे कौन जजमेंट दे दिया, बिहार हाई कोर्ट जजमेंट दे दिया, तो उसको नलीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगा। ये सब कुछ सेम है, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, प्रोसीडिंग का क्या बोलेगा, ऑर्डर विदाउट पावर, तो रिट आएगा और आएगा रिट ऑफ सर्शियोररी, ठीक है। क्या हो गया, इस केस में कोई ऐसा कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑर्डर सुनवाई स्टार्ट कर दिया जिसका उसके पास पावर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा ऑर्डर देगा, प्रोहिबिशन करेगा। अगर वही सुनवाई के बाद अगर कोर्ट ऑर्डर भी पास कर देता है ना, तो ऑर्डर को नलिफाई करने के लिए क्या देगा, उसको खत्म करने के लिए क्या रेट इशू करेगा, सर्शियोररी करेगा, ठीक है। 3 कंडीशन क्लियर है। पहला कंडीशन क्या था, इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन, हेबियस कॉर्पस, लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग विदाउट पावर, प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर विदाउट पावर, सर्शियोररी, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, चौथा कंडीशन में एक होता है वो अगर तुम कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास गया, मान लो कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस तो इशू कराने के लिए, ठीक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस तो इशू कराने गया और वहाँ पे भाई ड्राइविंग जो अथॉरिटी बैठा हुआ है वो बोल रहा भाई नहीं हम तेरा इशू करेंगे नहीं, तुम बोला क्या है, तो तुमको बोल रहा है भाई मेरे को तेरा शक्ल पसंद नहीं है, हम इसलिए इशू नहीं करेंगे, तो ऐसा किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो किस बेसिस पर तुमको मना कर सकता है, कि हाँ भाई तुम्हारा एज नहीं हुआ है, या फिर तुम्हारा हिसाब पहले कोई ऐसा कोई जो प्रेसिडेंट है जिसका बेसिस पर तुमको प्रोहिबिट किया गया लाइसेंस देने से, ठीक है, या फिर तुम इंडिया का सिटीजन नहीं है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उस बेसिस पर तुमको मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है, क्योंकि उसके लिए लॉ है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसलिए मना कर सकता है। लेकिन अगर तुमको ये बोल के मना कर रहा है कि भाई तेरा शक्ल अच्छा नहीं है, या फिर तुम इस कम्युनिटी का है, तुम इस कास्ट का है, तुम इस रिलीजन का है, इस बेसिस पर मना नहीं किया जा सकता है। अगर पब्लिक अथॉरिटी तुम्हारा कोई बात नहीं मान रहा है, या फिर तेरे लिए पब्लिक अथॉरिटी है कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो उसके लिए तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट इशू करेगा, पब्लिक अथॉरिटी नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी, ये सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा रिट, इसका नाम था मैंडमस, ठीक है। क्या है, पब्लिक अथॉरिटी अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट इशू करेगा, मैंडमस का। ये यूपीएससी 2022 का सवाल, कि अगर एक सवाल मतलब इस इतना सिंपल सीधा नहीं पूछा था, बस उस सवाल क्या पूछा ना कि पब्लिक अथॉरिटी की जगह कोई गवर्नमेंट कंपनी का तो कोई काम नहीं कर रहा है ना, जैसे कि मान लो कि तुम एक ONGC को दे दिया गैस पाइपलाइन को लगाने के लिए, गैस पाइपलाइन में तुम हर जगह देख रहे हो कि गड्ढा कोड़ के छोड़ दिया है, उसको वापस लगा नहीं रहे, तो उसके लिए तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता है, भाई जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट कौन सा रेट इशू करेगा? मैंडेमस का, क्योंकि तुम अपना काम पूरा करो। तो यूपीएससी यही पूछा था, पब्लिक अथॉरिटी की जगह कोई गवर्नमेंट कंपनी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कहीं? हाँ भाई एकदम जा सकते हैं मैंडेमस के अंदर। ठीक है, 5वां नंबर क्या है कि भाई अगर तुमको कोई लगता है कि पब्लिक ऑफिशियल किसी पोस्ट पे है लेकिन उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड नहीं, ठीक है, मान लो कि कोई तुम दरोगा के पास गए कंप्लेन करने के लिए, ठीक है, अब वो दरोगा का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि 12th पास है, तभी जाकर वो दरोगा के एग्जाम में बैठ सकता है। लेकिन तुमको कहीं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पास एविडेंस है कि भाई ये 12वीं फेल है, इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारे पास एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए होना चाहिए? पब्लिक ऑफिशियल का क्वालिफिकेशन के लिए। तुम सुप्रीम कोर्ट चल गया भाई कि ये इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी पब्लिक पोस्ट पकड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा रेट इशू करेगा? वो वारंटो। ठीक है, चलो एक बार फिर से समराइज करते हैं कि आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब है कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का पास जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, अगर अदर राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन बाय वे ऑफ अपील डायरेक्टली नहीं जा सकता है, डायरेक्टली तुम हाई कोर्ट जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स रहता है, कुछ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है जिसको यूज करके तेरा फंडामेंटल राइट्स को हम लोग रिस्टोर करता है। 5 कंडीशंस पर रेट इशू हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है? इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन। इसका रेट इशू करेगा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है भाई टू हैव द बॉडी ऑफ, जिसका अरेस्ट हुआ है, जिसको अरेस्ट किया है पुलिस या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी को किडनैप करके रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि उसका बॉडी मेरे सामने लेके आओ। द पर्सन whom you have kidnapped or arrested should be presented before the court। ठीक है, उस पर्सन को जिसको तुम अरेस्ट किया या किडनैप किया उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने लाओ। हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग विदाउट पावर, मतलब लोअर कोर्ट या हायर लोअर कोर्ट ऐसा कोई हो या फिर ट्राइब्यूनल हो जो विदाउट पावर, ऐसा उसके पास पावर नहीं है लेकिन वो सुनवाई स्टार्ट किया, उसको क्या बोलेगा? प्रोहिबिशन। इंग्लिश वर्ड है प्रोहिबिट, रोकना, कि भाई इतना सुनवाई यहीं पे रोको, आगे नहीं बढ़ना है। लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल प्रोसीड पासिंग एन ऑर्डर विदाउट पावर। सर्शियोरारी, सर्शियोरारी का मतलब होता है क्या? टू क्वॉश, नलिफाई, खत्म कर देना। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी नॉट प्रोसीडिंग ड्यूटी, नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी, कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो अपना काम नहीं कर रहा है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब क्या होता है? टू कमांड, कमांड देना कि भाई अपना ड्यूटी करो। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल का क्वालिफिकेशन के ऊपर तुमको डाउट है, तुम्हारे पास एविडेंस है कि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, ये आएगा वो वारंटो का रेट सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। वो वारंटो का मतलब क्या होता है? भाई टू हैव द, वो वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, तुम्हारा क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट तुमसे पूछेगा। ठीक है, अब ये रिट्स में ना 2 चीज तुमको ध्यान रखना है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लोकस स्टैंडाई का। लोकस स्टैंडाई का मतलब लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या है ना कि ये जो 5 तरह का केस है ना, अब ये 5 तरह का केस में हो सकता है कि कोई भी केस में मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन एज अ होल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी, ठीक है, या फिर पब्लिक ऑफिशियल विदाउट क्वालिफिकेशन एक काम कर रहा है, तो पोस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं और कोई पोस्ट हम पकड़ के रखे हुए हैं तो बेसिकली मेरा सैलरी कहाँ से आता है? पब्लिक एक्सचेकर से आता है, तो पब्लिक का पैसा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग के पास जो रिसोर्स है स्कैर्सिटी है, थोड़ा कम रिसोर्स है, तो हम लोग को ऐसा पब्लिक सर्वेंट चाहिए जो मेरा रिसोर्सेज जो है उसका एफिशिएंट यूज करे। यही कारण था ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, हरित क्रांति जो हम लोग स्टार्ट किया 1960s में, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बेसिस में क्यों स्टार्ट किया, बाकी जगह स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्सेज का कमी था और लिमिटेड टाइम पीरियड में मेरे को ज़्यादा सक्सेस चाहिए था, इसलिए हम लोग क्या किए, लिमिटेड एरिया में हरित क्रांति स्टार्ट किए। तो हम लोग को इंडिया में जो ऑफिशियल चाहिए, ऑफिशियल कैसा चाहिए? जो लिमिटेड टाइम पीरियड में लिमिटेड रिसोर्सेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे पाए।
ठीक है ना। और हम ऐसा कोई पब्लिक ऑफिशियल को रखते हैं यहाँ पे जो मेरा पोस्ट का क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन है ही नहीं उसके पास, तो पब्लिक पोस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, मेरा रिसोर्सेज बर्बाद करेगा, तो ठीक नहीं है हम लोग का इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्री है। तो देखो, अगर एक वर्ड हम यूज करते हैं लोकस स्टैंडर्ड अप्लाइज, ठीक है, क्या होगा, लोकस स्टैंडर्ड अप्लाइज, नहीं तो लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाइज। लोकस स्टैंडर्ड अप्लाइज का मतलब क्या होता है ना भाई, कि जो पर्सन एग्रीव्ड है वही कोर्ट जा सकता है। अगर तुम अग्रीव्ड है तो तेरा बदले हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो तुम ही को जाना होगा, ठीक है। अब लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को छोड़ के कोई भी कोर्ट जा सकता है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, हेबियस कॉर्पस, इस केस में लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा भाई, जो पर्सन है तो अरेस्टेड है, कोर्ट कहां से जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई, एक केस में, ये केस में और ये केस में, ये तीन केस में ना भाई लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। और लास्ट वाला केस में, टू और उल्टो में लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तुमको तीन चीज अभी तक हम बताएं इसमें रिट को लेके। 5 टाइप का रिट लिखा हुआ है आर्टिकल 32 में, जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है। इलीगल अरेस्ट डिटेंशन, हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या बताया तुमको हम, टू हैव द बॉडी ऑफ। तीसरा बात क्या है इसमें, लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई। नेट का परीक्षा में सवाल पूछ दिया कि भाई हेबियस कॉर्पस में लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होता है कि नहीं, भाई नहीं होता है। लोकस स्टैंडर्ड क्या मतलब है कि अगर जो अग्रीड पार्टी है उसी को कोर्ट में जाना है तो लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई बोलेंगे, अगर दूसरा कोई पार्टी कोर्ट जा सकता है तो लोकस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी कोर्ट मतलब प्रोसीड कर रहा है विदाउट पावर, तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का इंग्लिश वर्ड है मतलब है रुकना, लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर पास किया, सर्शियोरारी, इसका मतलब है नलिफाई और नलिफाई करना या फिर उसको क्वाश करना, यहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। फिर पब्लिक अथॉरिटी नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी, मैंडेमस मतलब कि टू कमांड, लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। पब्लिक ऑफिशियल के पास क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है तो वो वारंट का इशू होगा रेट, इसका मतलब होता है कि टू व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, ठीक है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। यहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, मतलब ध्यान रखना कि दो केस में, हेबियस कॉर्पस में और वारंट में LSBA मतलब लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट अप्लाई, और बाकी एक रेट है उसमें लोकस स्टैंडर्ड अप्लाई होता है।